हमने आपको आज प्लीज अब देखिए, इसी चैप्टर के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है ये तो आपको पता चल गया। ये एक तो हमारा आता है क्या क्या, ट्रेडिंग एंड पीएल, और दूसरा हमारा आता है क्या, बैलेंस शीट। मैं इसको पढ़ने के लिए नहीं बोला हूं, या इसलिए मैंने ये पीडीएफ तैयार नहीं किया है। क्या है कि मैं आपको बार बार कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट बताना और फिर उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो मैंने प्रयास किया कि एक बार क्यों ना हम आपके साथ मिलकर और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लें। मैंने आपको कुछ देर पहले हमने आपको इसके बारे में, ट्रेडिंग इन पीएल के फॉर्मेट के बारे में, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे, इसी चीज को मैं आपको यहां पे दिखा के मैं बात कर ले रहा हूं। ये चीज के बारे में अब जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो गई है। ये जो है किस चीज का है, एनालिसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहां किस चीज के बारे में बात की जा रही है, ट्रायल बैलेंस के बारे में। एक एक करके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि हमने आपको जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, जो नॉलेज इसके पहले मैंने जो दिया है, उसके बेसिस पे आप आसानी से आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। खैर, इसमें आपको क्या करना है, समझना है क्यों किसी का बैलेंस डेबिट होता है और क्यों किसी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर मैं ट्रायल बैलेंस के रूल को मैंने जैसा आपको बताया है, तो आपको एक चीज तो आपको निकल के आ गया है कि भाई डेबिट साइड में क्या क्या हो सकता है। या तो पक्का है वो क्या आएगा, या तो एसेट्स होगा, और नहीं तो क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा बाबू। यही होगा पक्का। ठीक उसी प्रकार से हमारे क्रेडिट साइड में हमारा क्या क्या आ सकता है, या तो क्रेडिट साइड में कुछ भी अगर देगा बैलेंस, तो या तो कैपिटल होगा, नहीं तो लायबिलिटी होगा, और नहीं तो इनकम होगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में ही आपके साथ हमने डिस्कस किया और हमने आपको बताया कि ये जो एसेट्स है ये कहां आता है, बैलेंस शीट। एक्सपेंस अगर आएगा तो ये कहां आएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल में। ठीक उसी प्रकार कैपिटल और लायबिलिटी कहां आएगा, हमारा बैलेंस शीट में, और इनकम हमारा कहां आता है, ट्रेडिंग एंड पीएल में। डिपेंड करता है कि डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का, बताया था हमने। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे एनालिसिस करके दिया हुआ है आपके बोर्ड पे, क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ब्लर है लेकिन एडजस्ट कर लीजिए समझने के लिए। पहले से प्लान था नहीं आप लोगों को, मतलब एक आप लोग आए हैं तो इसके लिए पीडीएफ हमारा तैयार नहीं था, तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी के पीडीएफ को ही मैं आपके पास अप्लाई कर रहा हूं। यहां पे दिया हुआ है कैश का बैलेंस, तो कैश का बैलेंस क्या है, तो कैश हमारा पक्का है कि क्या है, हमारा एसेट्स है। वही दिया है कि कैश एसेट्स होता है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, इसीलिए हमने उसको डेबिट साइड में लिखा है। ठीक है, दूसरा कैपिटल है, तो कैपिटल तो भाई ऑटोमेटिक कहां आता है, क्रेडिट में। देखिए उसका बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में दिया है। तीसरा है बैंक, हमारा एसेट्स होता है, इसीलिए उसका बैलेंस हमारा डेबिट साइड में। लेकिन मैंने आपको बताया ना, यदि कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए, यानी बैंक में आपने जितना रुपया जमा किया था उससे कहीं ज्यादा रुपया आपने बैंक से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया तो वहां पे क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया हुआ है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटी होती है। तो इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट यदि किसी भी केस में आपके पास आ रहा है तो उसको आप लोग प्लीज डेबिट ना करके कहां करिएगा, क्रेडिट साइड में करिएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंपली अगर बैंक दे तो आपको उसको डेबिट साइड में करना है। दूसरा आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है, हमारे लिए रिवेन्यू होता है, मतलब एक तरह से वो इनकम होता है, और इनकम हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड में। इसीलिए उसका देखिए अमाउंट हमने कहां लिखा है, क्रेडिट साइड में। फिर वेजेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो वेजेज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कहां आएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल में। लेकिन मैंने आपको अब समझा रखा है कि वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यदि वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। अब जैसे यहां तो दे दिया कि डायरेक्ट, भाई वेजेज एक्सपेंस है डेबिट साइड में, लेकिन आप थोड़ा सा अपने दिमाग को आगे ले जाइएगा कि यदि हमें ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना होगा तो वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस को हमेशा हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रखते हैं, इसलिए वेजेज को हम ट्रेडिंग में लिखेंगे।
फिर अगला आता है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है हमारा, यानी कि जो हमें भविष्य में हमसे पैसे लेने वाला हो या कोई भी चीज लेने वाला हो, तो क्या हो गया हमारा लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, तो इसलिए उसको लिख दिया हमने। फिर हमारा क्या है, सैलरी। सैलरी जनरली क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, और एक्सपेंस में भी आपको ध्यान रख लेना है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हाँ, यदि फैक्ट्री सैलरी हो जाए तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, या वेजेज एंड सैलरी हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हमारा 10% लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, यहां पे एक नाम दिया है, जरा देखिएगा इसमें, 10% लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन तो समझ में आता है कि चलो भाई एक ऐसा लोन है जिसका पेमेंट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में करना है, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये 10% आगे क्या लगा रखा है, ये 10% नहीं, इसका मतलब हो गया कि हमने जो लोन लिया हुआ है उस लोन पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यदि ये दे दे डेट वाइज की इस तारीख को हमने 10% लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, तो मतलब कुछ कहे या ना कहे, क्वेश्चन में समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ कहे या ना कहे, हमें एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में पक्का कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये 10% का मतलब यही होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कौन सा है, अब देखिए जैसे यहां पे है ना, रेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 आया ना, मतलब 1 अप्रैल 2016 को हमने ये लोन लिया हुआ था, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा का पूरा साल भर का लगेगा। तो खैर उस समय की बातें हटाइए, वो आएगा तो बताऊंगा। फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है, और एसेट्स हमेशा कहां होगा, डेबिट होगा। फिर कमीशन रिसीव्ड, अगर कमीशन होता और कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं होता तो जनरली कमीशन हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या हो गया, कमीशन क्या कर दिया है, रिसीव्ड दे दिया है। तो कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए मतलब हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारे लिए क्या होगा, ये इनकम होगा, और इनकम में होगा ये रिवेन्यू, और किस साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड। क्योंकि देख लीजिए क्रेडिट साइड में यही 3 चीज आएगा और डेबिट साइड में यही 2 चीज आएगा, ठीक है ना। फिर आता है रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब क्या होता है कि भाई बिल्डिंग अगर होता तो एसेट्स होता, लेकिन अब बिल्डिंग नहीं है, यहां पे क्या है, रेंट ऑफ बिल्डिंग, मतलब हम किसी के बिल्डिंग को लेके यूज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम उनको क्या पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं। तो रेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और नॉर्मल रेंट है तो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां भेजते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भेजते हैं। फिर आगे हमारा है क्या, डेटर्स। डेटर्स हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि इन फ्यूचर उससे हमें पेमेंट मिलने वाला होता है, दैट्स वाई हम डेटर को क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का मतलब मैंने आपको समझा चुका हूं, वैसे डेटर जिन्होंने अपना पेमेंट करना, मतलब जिनसे अब हमें पेमेंट मिलने वाला नहीं है, तो उसको वो हमारे लिए क्या है, लॉस ही तो है एक तरह से। तो एक्सपेंस या लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए हम उसको, और बैड डेप्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज। परचेज हमारा एक्सपेंस और डेबिट करते हैं, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं क्या कहते हैं, यार आज बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है, ध्यान रहेगा। और जब इसको ऐड करिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बराबर हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर मान के चलिए यहां पे, अगर हम मान कर चलते हैं ये जो क्रेडिट है, ये जो लायबिलिटी सॉरी कैपिटल है, ये नहीं दिया होता, कितना था कैपिटल हमारा, था कितना वैसे, अरे पूरा गया, बड़ी खतरनाक है भाई, हाँ बड़ी खतरनाक है। ये वाला सही है इसके लिए, देखिए कैपिटल हमारा 12,000 है। तो अब देखिएगा, अब मैं जैसे मैं आपको कल बता रहा था, मान के चलिए आपको कैपिटल नहीं दिया हो, तो पक्का है कि ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। अब देखिए क्या हमारा डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ट्रायल बैलेंस में गलती है या कुछ छूटा हुआ है। तो हम देखेंगे, अगर हमारा कैपिटल ऑलरेडी होता, अगर हमारा कैपिटल ऑलरेडी यहां पे होता और उसके बाद यदि क्या होता कि भाई हमारा डिफरेंस आता, तो हम क्या लिख देते वहां पे, सस्पेंस अकाउंट लिखते, बताया था ना मैंने। लेकिन यहां पे हमारा डिफरेंस है कितने का, 12,000 का, और कैपिटल यहां पे नहीं दिया है, तो इसीलिए यहां पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, एज ए कैपिटल यहां पे दिखा देंगे। लेकिन अगर एसेट साइड यानी कि डेबिट साइड में, सॉरी, अगर डेबिट साइड में अगर कमी आता है और कुछ भी नहीं हो,
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको सस्पेंस से काउंट करके और दिखा देते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कल बताया था उसको थोड़ा बहुत मैंने इस पे आपको बता दिया, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, हाँ वही पे चल ही रहे, क्वेश्चन पे ही चल रहा है। देखिएगा अभी कुछ देर पहले, कुछ सुनिएगा प्लीज, भाई 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 भाई, क्या है, हाइपर नहीं होने का यार। देखो क्या है ना कि देखिए कभी भाई भाई बाद में सब हो जाएगा, सुलह हो जाता है, डोंट वरी, झगड़ा बनता है इसीलिए बाद में सुलह होने। सुनिएगा अब आगे क्या है, मैंने यही फॉर्मेट मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने आपको बताया हुआ था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अजीब गरीब लिखा हुआ, ये क्या है कि ग्रॉस लॉस CD1 ये ऊपर नीचे कर दिया क्या ना, कि यहां वाला यहां हो गया है ऐसे करके। खैर कोई बात नहीं, हम इसको सुधारेंगे, हम इसको यहां पे सुधार देंगे। हमने आपको क्या बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में कि एक तो ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं, परचेज, और यदि कोई अगर इसमें से रिटर्न है तो उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी वेजेज, कैरेज इनवार्ड, फ्राइट इनवार्ड, कैरेज या कोई भी क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, उन सबको यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में जो आता है हमारा यही ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाता है हमारा, एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाता है, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर गलती से ये यहाँ पे नहीं होगा, और ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला यहाँ होगा। और अगर यहाँ पे कुछ कमी आ रहा है, एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर आता है तो उसको हम लिख देते हैं, और लास्ट में जो हमारा आता है वो क्या हो जाता है, सॉरी, बाई ग्रॉस, यही आता है। फिर इस ग्रॉस लॉस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, यहां पे ट्रांसफर करते हैं। और कुछ भी लिखिएगा, देखिए यहाँ पे 2 आपको हाइड हो चुका है मिस प्रिंटिंग के कारण, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, सबके सामने 2 ही रहना चाहिए। तो क्या होना, यहाँ पे ग्रॉस लॉस अगर कुछ है आपका तो इसको लिखिए, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है ना, शुरुआत यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से हो रहा है। और जो भी इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड सिर्फ यहाँ पे दिया है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगा या कोई भी प्रॉफिट होगा, जैसे मान के चलिए फिक्स्ड एसेट्स को आप बेच रहे हो, आपका कोई फिक्स्ड एसेट्स है जो कितने का है भाई हमारा 8000 है ना, इसको आपने सेल किया कितने में 10,000 में, तो 10,000 में सेल किया तो पूरा 10,000 आपका इनकम नहीं है। इसमें से आपको 8,000 जो है ना बराबर जो कॉस्ट के बराबर होगा, ये कहां पे इफेक्ट कर रहा है, ये बैलेंस शीट में जाके आपको कैश को इंक्रीज कर देगा, है ना, क्योंकि उसके बदले आपके पास कैश। लेकिन एक्स्ट्रा जो इसमें जो 2,000 आया ना, ये 2,000 आपका क्या है यहाँ पे एज अ प्रॉफिट है, और इसी प्रॉफिट को हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में भी इसको दिखा सकते हैं, ध्यान रहेगा। तो एक तो ये हो जाएगा, और इसके अलावा जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह होगा, लाइक रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सैलरी, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, बैड डेब्ट, ये सारे चीज को घटाने के बाद जो हमारे पास आता है लास्ट में क्या होता है हमारा नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर टू देखना है ना कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। और नेट लॉस को भी हम क्या करते हैं, जाके कैपिटल से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये परफॉर्मा ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने ठीक डिस्कस करा हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके किसी क्वेश्चन को, कौन सा वाला, ये वाला, ये जब हम बैलेंस शीट आपको बताए, देखिए अब इसको चलिए इसको अभी आपको समझा देते हैं। कैपिटल के बारे में जो मैंने बात किया, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ऑनर का एक हक होता है, हिस्सा होता है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट कोई भी बिजनेस किसके पास भेज देता है, अपने ओनर के पास। यानी कि पहले से कैपिटल यानी मालिक का हक हमारे पास कितने था, 10,000 था, इस बार प्रॉफिट हुआ 500 रुपया हो गया, तो यानी कि अब हमारे पास ओनर का हक कितना हो गया। इसीलिए कैपिटल क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को हम ले जाकर
ऐड कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यदि प्रॉफिट मालिक ले रहा है तो कल को यदि मुझे लॉस होगा, हमारे बिजनेस में लॉस होगा, तो उस पर किसका हक होगा? उसको भी कौन भरपाई करेगा? मालिक ही। इसीलिए यदि किसी केस में आपको नेट लॉस हो रहा है तो इन दैट केस आपका जो भी कैपिटल है, जैसे मान के चलिए ये हमारा लॉस हो गया था, ये 500, तो मालिक से हम क्या करेंगे? मालिक के हिस्से में से उतना निकाल लेंगे, तो मालिक का हिस्सा कितना बचेगा? 9500। समझ में आया? इसीलिए हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, नेट लॉस को लेस करते हैं। क्लियर? बाकी हम बैलेंस शीट में चलेंगे तो आपको समझाएंगे। और जैसे कि इलस्ट्रेशन 2, इसी को देखिए लो, सुनिए लो। इलस्ट्रेशन 2 में कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एमएस प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। 2016-17, देखिए यहां पे एक शब्द आया, यहां पे अंक आ गया है 2016-17 फाइनेंशियल ईयर। इसका कहने का मतलब क्या होगा? क्या है फिर? देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च अलग आप बोल रहे हो, क्या होगा? देखिए इसका कहना है मतलब कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 विद ईयर आप बोलिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट बनाना है, ये इसमें तो सिर्फ खैर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक रिफ्लेक्ट करे, कब से कब तक के ट्रांजेक्शन्स को रखेगा अपने पास? 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 तक, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए। आगे कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम क्या दिखा दिए भाई, बोला था ना। लेकिन आप लोग इस किताब पे मत जाइएगा, आपको टू और बाई का यूज करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है क्या? परचेज। परचेज आपने दिखा दिया यहाँ पे, और देखिए रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दिया है। तो रिटर्न आउटवर्ड को ही तो परचेज रिटर्न कहते हैं ना। तो उसको हमने क्या कर दिया? 7000 को हमने परचेज में से घटा दिया। कितना बच गया हमारे पास? 1,03,000 हो गया। फिर आगे क्या कर रहा है हमारा? सेल। सेल लिख दिए। देखिए तो सेल रिटर्न है कुछ? तो हाँ है ना। कितना? 5,000। तो 3 लाख माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,95,000। बहुत बच्चे क्या करते हैं? एक और गड़बड़ी करते हैं। बहुत बच्चे एक और गड़बड़ी करते हैं कि जो बेसिक गलतियां करते हैं बच्चे, मैं वो चीज बता रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूं लाइन यहीं से यहीं तक खींचना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? लाइन यहां से यहां तक खींच देते हैं। ये सही नहीं है। यहां से यहां तक फुल लाइन खींचने का मतलब कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट को यहां बंद कर दिया। लाइन आपको अमाउंट कॉलम में सीधे लास्ट में खींचना होता है। और डबल लाइन यहाँ पे दिया हुआ है ना, डबल लाइन कहने का मतलब यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट हमारा नहीं है। जैसे जर्नल में मैंने बताया ना, जर्नल में जब टोटल करते हैं लास्ट में तो डबल लाइन नीचे खींच देते हैं कि मतलब इसके बाद इस जर्नल में कुछ भी नहीं है, इसका कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों से प्लीज ये सब गलतियां आप लोग मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या? सेल हो गया। रिटर्न फैक्ट्री रेंट। अब देखिए रेंट अगर होता तो पीएल में जाता ना, लेकिन हमने क्या बताया? किसी भी एक्सपेंस के सामने फैक्ट्री जुड़ जाए तो समझिएगा वो क्या बन जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आता है? ट्रेडिंग में। देखिए तो आ गया यहाँ पे। फिर वेजेज आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ओपनिंग स्टॉक तो है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या जरूरी है? क्लोजिंग स्टॉक कहने का मतलब क्या होता है? हमारे बिजनेस का वो गुड्स जो अब तक नहीं बिका है। हो सकता है कि भाई उस साल सारा गुड्स बिक गया, तो कहेगा क्लोजिंग स्टॉक। जरूरी थोड़ा नहीं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होना ही चाहिए। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मानिए हमारा नया बिजनेस है, या मान के चलिए इस बार का क्लोजिंग स्टॉक जब जीरो है, तो नेक्स्ट ईयर का जब हम चलेंगे 2017-18 बनाने, तो ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा, क्योंकि इसी साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक बनता है। रहेगा कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हमने क्या किया, इधर 295 है और इधर इसको कैलकुलेट करिएगा तो कम आएगा, तो दोनों तरफ जो ज्यादा होता है उसी को हम लिख देते हैं। और जिस साइड हमारा कम होता है, अगर हमारा डेबिट साइड कम है, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और वहीं ग्रॉस प्रॉफिट में कितना आया है बच्चों? 72,000। ये 72,000 क्या हो गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं आपसे बात करूं कि 72,000 को कहां ट्रांसफर करना है, तो इसको बिल्कुल इसको कहां भेजेंगे? जैसे अकाउंट चेंज होगा, यहां पे डेबिट है, पीएल अकाउंट में किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ
कौन सा अकाउंट? पीएल अकाउंट। ध्यान रहेगा, आया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन है बेहिचक पूछिएगा लोग। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा 32 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आपके एग्जाम में एक साल में 2 क्वेश्चंस ऐसे आए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट से, सॉरी ट्रायल बैलेंस से, तो वही ये ट्रायल बैलेंस समझिएगा, ट्रायल बैलेंस इंफॉर्मेशन है, इससे हमने आपको फाइनल अकाउंट बनाना शुरू किया। और एक और क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व भी करा था कि आपका ट्रायल बैलेंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन गलती दिया हुआ है, उसको आपको सुधारना है, तो वाला लास्ट हमने बताया। तो आपके 32 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास से आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर अब देखिएगा यहां पे हमारा आंसर अवेलेबल नहीं है, नहीं आ रहा समझ में, पूछ लीजिए कुछ भी। आया समझ में? 72 कैसे आया? चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। सुनिए लो, 72 का जो भी नहीं आया ना पूछने, तो ठीक है, हम क्वेश्चन बताने के पैसे लेते हैं और आप क्वेश्चन पूछने के पैसे देते हैं। मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना, हम बोलने के पैसे लेते हैं, आप लोग सुनने का पैसे देते हैं। अब देखिएगा, ये आपको नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि यही तो आपका बैलेंसिंग फिगर है, यही आपका बैलेंसिंग फिगर है। लेजर का रूल कहता है पहले दोनों साइड को ऐड करो। हमने सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट तो इसमें कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो जो भी था हमने लिख दिया, किसको क्रेडिट साइड, किसी को डेबिट साइड। इधर हमने देखा तो भाई 2,95,000, तो देखिए 2,95,000 आ गया। और क्रेडिट साइड कहने का मतलब ये हमारे लिए एक तरह से क्या है, हमारे लिए इनकम है ना? क्रेडिट साइड इनकम को इंडिकेट करता है। अब डेबिट साइड में जरा ऐड करिए, कितना है जरा देखिए तो, 50,000 और 1,03,000, 1,53,000, फिर उसमें 1,83,000, 2,23,000, इसका मतलब हो गया, यानी डेबिट साइड में हमारा कितना आएगा, 2,23,000। लेकिन मैंने क्या बताया था, लेजर जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने बोला था दोनों साइड जो ज्यादा हो उसी को दोनों साइड लिखते हैं। बताइए 2,95,000 ज्यादा या 2,23,000? 95 वाला ना, तो 2,95,000 हमने देखिए तो दोनों तरफ लिख दिया हमने, हो गया। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है तो देखिए 0 0 0, कितने का डिफरेंस आया, यानी कि हमारा डेबिट साइड 72,000 से कम है। तो यदि मैं इसको 72,000 लिख दूं तो हो जाएगा पूरा। वही हम ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे इसको, जब भी डेबिट साइड आपका कम रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे हम क्या लिख देंगे, 72,000, और वही यहां पे हमने दिया। आया समझ में अब? क्लियर? किसी भी लेजर का यही रूल होता है। जनरली बैलेंस शीट लिखते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो बैलेंस शीट की जगह पे हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं डेबिट साइड में, एंड क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस लिखते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब इस क्या कह रहा है कि प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एमएस अंजलि फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू March 31, 2017। देखिए मार्च के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मिसेस अंजलि के बुक्स, मेसर्स अंजलि है ये, एम और /s अगर दे तो इसको मैसर्स पढ़िएगा, मतलब ये एक प्रोप्राइटरशिप कॉन्सर्न है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है ना। अब इससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें देखना है कौन सा डेबिट जाएगा कौन सा क्रेडिट जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, नहीं आए तो बताइएगा, समझ में नहीं आए तो बताइएगा, और प्रयास करिए क्लास में बोलने का, क्योंकि जब बोलना शुरू करिएगा ना तो उससे क्या होगा ना कि, अब मैं आपको बता रहा हूं, मजाक में मत लीजिएगा इस चीज को। हम लोग जब वहां पे कर रहे थे, क्लास चल रहा था हम लोग का कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, तो क्लास में जितने लड़के थे उससे कम लड़कियां भी नहीं थी सीए जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो वहां पे क्या था, कैलकुलेशन वाला पार्ट में सबके हाथ में कैलकुलेटर है, विदाउट कैलकुलेटर हम एग्जाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि इतने ज्यादा कैलकुलेशन होता है कि एक क्वेश्चन में आप 3 घंटा निकाल दोगे। तो उस पर होता था कि कैलकुलेट कौन पहले करता है, तो शुरू में हम लोग को लगा कि नहीं यार ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर हमने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया कि चलो 2 सेकंड बाद ही बोलेंगे, 5 सेकंड बाद ही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। उससे पता है क्या, करीबन 20-25 दिन लगा था, लेकिन हम लोग भी उसी लाइन में आके खड़े हो गए
कि भाई एक साथ पहले कौन बोलता है, इस वाले कंपटीशन में आ गए। तो अगर मैं उसी दिन छोड़ देता कि नहीं यार ये हमारे बस की बात नहीं है, तो बड़े स्कूल से पढ़ के लिख के आए हैं, तो भाई इनका मैं कैसे कंपैरिजन, इनके साथ कैसे बराबरी कर सकता हूं, तो फिर वो हमारा पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोगों ने ये कहा और उस वहां से हमने शुरू, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें कौन मोटिवेट करा, तो यही के है भगवान लाल सर का, शायद आप लोग कहीं नाम सुने होइएगा। तो यहाँ मोतिहारी से आपको मैट्रिकुलेशन में 2nd डिवीजन, इंटरमीडिएट यही से किए जिला स्कूल से, उसमें भी उन्होंने 2nd डिवीजन हासिल किया। उसके बाद उनके पापा उनको भेज दिए दिल्ली में सीए करने। दिल्ली में सीए करने गए, ऐसे ही शुरू में तो यहाँ पे लग रहा था, घर वालों के पास पैसे की कमी थी नहीं, गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियर थे उनके पापा, तो बड़ी मस्ती करते थे। वहां पे गए तो दोस्त वगैरह मिल गए कुछ, और कुछ मतलब एक मोटिवेटर उनको मिल गए, नहीं होता टीचर ऐसे ही बात कर रहे थे, तो क्लास में एक दिन मोटिवेशनल स्पीच चल रहा था, टीचर ने उनको समझा दिया, उस दिन से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करा। जो व्यक्ति बिहार में 2nd डिवीजन से, वैसे ही समझिए कि गीच गाच के कैसे भी पास करके यहाँ से गए थे, पढ़ने वालों में नाम कहीं नहीं आता था, सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों में उनका नाम आता था कि ऐसे ही मतलब घूमते रहना है, क्रिकेट खेलते रहना। उस आदमी ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस भी देश में सीए इंस्टीट्यूट मतलब आईसीआई का एग्जाम दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने, मतलब वैसे तो इंडिया लेवल का होता है, लेकिन जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में भी इंडियन सीए का एग्जाम देते हैं लोग, तो उन सभी लोगों में रैंक होल्डर बने थे, यानी कि टॉप 50 में आए थे। उनका रैंक शायद 45 या 46 ऐसा करके था, या 26 करके था। ये सीए में मैं बता रहा हूँ, जो आदमी यहाँ का एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था, जिसको पढ़े लिखे जाने में किसी में गिनती नहीं होती थी। फिर 2nd उन्होंने सीएस का एग्जाम दिया, कंपनी सेक्रेटरी, जो आज के डेट में बच्चों का सपना होता है। कंपनी सेक्रेटरी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने टॉपर किया। फिर CMA का एग्जाम होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें भी उन्होंने ऑल ओवर इंडिया टॉप किया। यानी कि 3 एग्जाम जो कॉमर्स के लाइन के सबसे टॉप लेवल के एग्जाम होते हैं, तीनों में उन्होंने टॉप किया। आपके मोतिहारी के। और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी कोचिंग के लिए अगर बात की जाए तो टॉपर्स इंस्टीट्यूट है, और उसके वो ओनर है। आपके मोतिहारी में अक्सर उनका आना जाना होता है, टॉपर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड आप सर्च कर सकते हैं, तो उसके वो डायरेक्टर है, सीईओ कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो सारे के सारे। तो कहने का मतलब कि जहां से आप लोग शुरुआत करिएगा ना, जहां से शुरुआत करिएगा वहां से आपका जीवन का थोड़ा सा रास्ता बदलना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट, वो जरा ओपन करिए, कोई आया है क्या? थोड़ा रहने दीजिए, कौन है, खोलिए, ओपन करिए, ठीक है जी। अच्छा, धीरे अभी क्लास चल रहा है, ठीक है ना। एक नजर पहचान लिया भाई, बड़े खतरनाक नजर, ठीक है ना। हाँ वही वही है, ठीक है ना। थोड़ा इसको कर दीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे आता है, पर्दा सही कर दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब शुरुआत आप लोग करिएगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर समझ में ना है ना, सबसे पहले बोलना सीखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपसे रिवर्ट करता हूं एक बार कि हाँ भाई समझ में आया, ये कहाँ जाएगा। तो वहां पे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अभी तो बताया, सामने दिख भी रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में जा रहा है, डेबिट साइड में जा रहा है, तो वहां से शुरुआत करिए। फिर नेक्स्ट है हमारा परचेज, परचेज भी आपको क्या आता है, डेबिट साइड में आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न, इसको यहां से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, है ना। फिर उससे पहले है सेल, ये कहां जाएगा हमारा, क्रेडिट अकाउंट में। और सेल रिटर्न है, इसको भी हम क्या करेंगे, सेल से माइनस करके दिखाएंगे। फिर आगे क्या रहा है, कैरेज ऑन परचेज, अगर कैरेज ऑन सेल होता ना तो मैं इसको कहां दिखाता, पीएल अकाउंट में दिखाता, क्योंकि आफ्टर सेल है। मैंने बोला था ना, गोडाउन तक लाने में, यानी कि आपको बिजनेस तक लाने में जो भी खर्च चलेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो कैरेज ऑन परचेज है, तो ये क्या होगा हमारा, यहां पे आएगा और डेबिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कैरेज ऑन सेल है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कैरेज ऑन सेल है। तो ऐसा नहीं कि जो चीज आपको दिया है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना ही है। मैंने बोला ना, सेल के बाद या सेल करने के लिए इवन जो भी खर्चे करते हैं वो सारा आपको कहां जाता है, पीएल अकाउंट में। जैसे मान के चलिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, इसीलिए ताकि सेल हो, उससे आपके प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और वो कहां जाता है, पीएल में। यानी कि ये जो कैरेज ऑन सेल होगा ये कहां जाएगा हमारे, ये ट्रेडिंग में ना के कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। फिर आगे कह रहा है फैक्ट्री रेंट, तो ये हमारा किस साइड आएगा, डेबिट में आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड है। ऑफिस रेंट, ये कहां जाएगा हमारा, पीएल।
बोलो फैक्ट्री से रिलेटेड हमारा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। लेकिन अगर फैक्ट्री के अलावा कोई रेंट आ जाए, कोई सैलरी आ जाए, तो सब कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद हो गया डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेज, बताया ना, ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि जब तक ये डॉक चार्जेस वगैरह क्लियरिंग चार्जेज हम नहीं देंगे तब तक वहां से हमारा सामान छूट के हमारे पास नहीं आएगा, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्राइट एंड ऑक्ट्री, फ्राइट मतलब वही हो गया लाने का खर्च, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट में। कोल गैस एंड वाटर, पक्का है कि यहाँ पे देखिए ना फैक्ट्री रेंट है, यानी कि पक्का है हमारे पास फैक्ट्री है, और फैक्ट्री है तो उसमें कोल गैस एंड वाटर तो लगेगा ना सामान को बनाने के लिए, तो इसलिए ये भी हमारा ट्रेडिंग में आएगा। पता ही चलेगा क्योंकि ऊपर हम रेंट दे रहे हैं फैक्ट्री का, मतलब हमारे पास फैक्ट्री है, क्या है ना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, उसी को ट्रेडिंग में बनाना है। खर्चों में देखिएगा क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक हमने बोला, परचेज में से रिटर्न करके हमने दिखा दिया, कैरेज ऑन परचेज, लेकिन देखिए तो कहीं कैरेज ऑन सेल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पीएल में जाएगा। फिर देखिए यहाँ फैक्ट्री रेंट दिखाई दे रहा है, फिर देखिए डॉक क्लियरिंग चार्जेस दिखा रहा है, फ्राइट एंड डॉक्टरी दिखा रहा है, कोल गैस वाटर दिखा रहा है, और यहाँ पे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न को एडजस्ट करके दिखा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था तो नहीं लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, इसको ऐड किया होगा 7,20,000। अब आप लोग सोच रहे होंगे बार बार सर इधर कहीं ज्यादा है, तो जनरली बिजनेस में प्रॉफिट ही तो होता है कि नहीं। तो कभी कभी अगर ऐसा हो, बहुत रेयर केस में आपको देगा ग्रॉस लॉस के लिए, तो आपको यहां हो गया, फिर इसको मिटा के, समझ गई ना। अब क्या करना है आपको, सबसे सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको नहीं देखना, आप इसको ऐड कर दीजिए कि डेबिट साइड में कितना है, और डेबिट साइड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंस को। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है इनकम को। अगर आपका इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आपके पास क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट को कहां भेजेंगे, पीएल अकाउंट के, बताइए। जब इधर डेबिट है तो वहां पे क्या भेजेंगे, क्रेडिट साइड में। और कितना है यहाँ पे, 2,83,500 हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट यदि आपके एग्जाम में आ रहा है तो बना लीजिएगा पक्का। लेकिन याद रखिएगा कभी भी आपके एग्जाम जो होते हैं स्टेप वाइज मार्किंग किए जाते हैं, जहां पे 16 मार्क्स है, आपको पूरा का पूरा, लेट सपोज ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इवन इन सब चीजों पे भी नंबर अलॉट होते हैं। तो जैसे बुक्स ऑफ रोश अंजलि, या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अंजलि, और फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2017 हो गया ना, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये ऐसे आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। ये डेबिट क्रेडिट आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है डेबिट होता है, एंड राइट हैंड साइड का जो पार्ट होता है आपके, वो क्रेडिट होता है हमेशा, उसको आप बदल नहीं सकते। ओके, तो ये था। फिर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, तो इसमें भी, इसमें प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। कैसे पता चला नहीं बनाना है, अरे उससे क्या, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। हम इससे अगर हम कहें आपको नेट प्रॉफिट बनाना है, तो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तभी, तो इसका मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी पहले से बन चुका है, और उसका रिजल्ट हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में, ध्यान रहेगा। फिर सैलरी, रेंट, कमीशन पेड, ये भी तो पेड किया है, खर्च है। इंटरेस्ट पेड, एडवर्टाइजिंग डिस्क, अब यहां तक ये सारा कहां आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं ना, है खर्चे। लेकिन यहां डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, डिस्काउंट अलाउ होता तो हमारे लिए खर्च होता, डेबिट में लिखते, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए क्या होता है, जब इनकम है तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये क्या होता है, मतलब हम अपने ऑफिस एक्सपेंस के लिए, जैसे पेन पेपर वगैरह जो होता है ना, प्रिंटिंग का खर्च हो गया, कुछ स्टेशनरी लाइक पेंसिल रबड़ वगैरह, जो शार्पनर वगैरह जो होता है ना, इरेजर वगैरह, वही सब कहा जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्च में। तो ये भी हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा। लीगल चार्जेज, मतलब कुछ कानूनी व्यय वगैरह हमने किया होगा, वकील वगैरह को हमने पैसे दिए होंगे। बैड डेब्ट्स, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, लॉस की तरह है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अब यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन तक कहाँ जाएगा, डेबिट में। इंटरेस्ट फिर रिसीव हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा हमारे लिए, इनकम होगा, और इनकम होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर है, तो ये भी हमारा लॉस है, तो कहां जाएगा ये, देखिए तो हो गया, यहाँ पे देखिए तो, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट पेड, एडवर्टाइजमेंट, फैक्ट्री, यही सब हो गया सारा। इधर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा 2 चीज मात्रा है, एक ये और एक ये, कोई दिक्कत।
फिर क्या हो गया, बैड डेब्ट, ये सब आ गया, और फिर हमने दोनों तरफ को जोड़ा होगा, और लास्ट में जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया 18,000, ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां है, ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये जाके ऐड हो जाएगा। क्लियर, बताइए, हाँ बताइए। एडवर्टाइजमेंट जरूरी, देखिए अब मैंने आपको बोला कि बिजनेस में लाने तक के खर्चे, बिजनेस में कहां तक, गोडाउन में लाने तक। अब आप समझ गए कि भाई सेल के बाद यानी आफ्टर सेल, आफ्टर सेल को ही पीएल में भेजेंगे, नहीं ये नहीं है। आफ्टर सेल ही नहीं, सेल करने के लिए या सेल के बाद के सभी खर्चों को भी हम कहां भेजते हैं, पीएल में। तो हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं बिफोर सेल करते हैं, लेकिन सेल करने के लिए करते हैं, ना कि परचेज करने के लिए करते हैं। अगर परचेज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया होता तो ट्रेडिंग में जाता। तो बताइए जरा, कहीं ऐसा होता है कि परचेज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट हो, नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो आफ्टर सेल में है तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट सेल के लिए किया जाता है, यानी कि उसको सामान से कोई मतलब वैसे भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी हमको सामान नहीं देगी, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो ये ध्यान रखिए। बताइए कोई दिक्कत इसमें, पक्का पूछेगा। आप देखिए ना, आपके सामने क्वेश्चन है, कहिएगा तो आप, आपका क्वेश्चन है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एक बार पहले ये सब देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम, हाँ पक्का है। अब देखिए ये एक इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, इसमें दोनों एक साथ बनाना है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअली देखा कि एक बार ट्रेडिंग हमने बनाया, एक बार पीएल बनाया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें हमें दोनों एक साथ बनाना है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यू अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एच बलराम प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहां पे दोनों एक साथ बनाना है, यहां पे दोनों एक साथ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मैंने बोला था ना, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि आपको ओपनिंग स्टॉक के बदले आपको क्या दे दे, डेट वाइज स्टॉक दे दे। तो यहाँ पे किसके लिए, आप देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 है, और यहाँ पे एक स्टॉक का नाम दिया हुआ है 31 मार्च 2017, मतलब पक्का ये वाला शुरुआत वाला स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 8,000, लिख दिया हमने। परचेज फॉर द ईयर 22,000, और उसके अलावा देखिए तो कोई परचेज रिटर्न है नहीं है, तो डायरेक्ट परचेज को हमने 22,000 कर दिया डेबिट में। फिर उसके बाद क्या कर दिया, सेल फॉर द ईयर है तो सेल हमने कर दिया। परचेज एक्सपेंस है, यानी परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंस करते हो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो परचेज एक्सपेंस 2500 देखिए तो हमने कर दिया। इसके बाद सैलरी एंड वेजेज है, कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट है, कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। बैड डेब्ट है, कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। रेंट है, कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड है, कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। कमीशन पेड है, कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। सेल एक्सपेंस है, कहां जाएगा, ये भी पीएल में। आ गया आप समझ में। सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं, और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसलिए उसको ट्रेडिंग में हम ट्रांसफर करते हैं। फिर रिपेयर हो गया, कहां गया हमारा, हो गया। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है 4500, इसको यहाँ पे लिख के और हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 14,000 निकाल देंगे। और इस 14,000 को हम कहाँ भेज दिए, इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट में हम भेज देंगे। वैसे भी क्यों क्रेडिट में भेजते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट हमेशा किस साइड होता है, क्रेडिट साइड, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड कर दिया। हो गया, अब क्रेडिट साइड ये कर दिया, बाकी सारा हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला। लास्ट में क्या है हमारे पास, नेट प्रॉफिट कितना आया, 42,000। इस 42,000 को कहां करेंगे, कैपिटल में ले जाकर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका काम आएगा। बताइए समझ में आ गया पूरा। तो विदाउट एडजस्टमेंट वाला यही होता है। तो बना सकते हैं आप ट्रेडिंग पीएल कैसा भी है, तो आसानी से आपको बस पहचानना है कि क्या है और आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ, वो तो नियम है भाई, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। अगर कुछ भी गलती होगा तो भुगतना तो है। अब देखिएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का पहले परफॉर्मा आपको बता दें। बैलेंस शीट प्लीज
सबसे ज्यादा मजाक आज तुम ही कर रहे हो, देख रहे हैं पूरा मूड में। तो अब वहां पे उतना जगह खाली है, अब यहाँ पे बैठा है जबरदस्ती कोई जानबूझ के अपना। हाँ बैठ बैठ, जल्दी 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 जल्दी। अरे जितना जल्दी होगा उतना जल्दी भाई हम लोग, आप लोग की छुट्टी होगी उतना जल्दी आराम से अब जाके ऐश करिएगा। हाँ चालू करें। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का। यहां पे देखिएगा, प्रिपेयर बैलेंस शीट। मैंने आपको बोला हुआ था कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाने जाओ तो समझना कि हम घर की बातें कर रहे हैं और घर में सिर्फ वही लोग रहते हैं, लेकिन जो अच्छे हो चाहे बुरे हो, जिंदा हो। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, निकल लिया तो उसको निकाल दिया जाता है, मतलब पीएल अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में वही चीजें होती हैं जो पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है अभी क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट याद रखिएगा हमेशा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। अगर मैं बैलेंस शीट अभी बना रहा हूं तो यह जरूरी नहीं है कि अभी का बैलेंस शीट अगले 1 घंटे बाद के लिए सही हो, क्योंकि मैं अभी बैलेंस शीट बना दिया और आने वाले जैसे बैलेंस शीट बनाकर मैंने रेडी किया, वैसे क्या हुआ, एक कस्टमर आ गया हमारे दुकान पे और उसने बोला सर ये वाला सामान दे दो हमको। तो जैसे वो कोई सामान हमारा खरीद के ले जाएगा, इसके पहले तो मैंने उस सामान को अपने बैलेंस शीट में दिखाया होगा ना, जिंदा था क्योंकि हमारे पास था। लेकिन जैसे वो जाएगा वो तो बैलेंस शीट हमारा चेंज हो गया। इसीलिए कहा जाता है बैलेंस शीट पूरे साल भर नहीं बनाया जाता है, बल्कि वर्ष के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में क्या किया जाता है, बैलेंस शीट को एक पॉइंट पे बनाया जाता है। तो यहां पे बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2017, यहां पे देखिएगा, वहां पे फॉर द ईयर इन डेट था, यहां पे क्या है, एज एट है, यानी कि 31 मार्च 2017 को बनाया जा रहा है। और कब बनाया जाता है, जब हम अपने बिजनेस को उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एकदम से क्लोज कर देते हैं। मतलब अब दुकान हमारा आज के लिए बंद हो गया, अब सीधे दुकान में जो भी लेन देन होगा वो कल होगा, यानी कि 1 अप्रैल को होगा, और 1 अप्रैल अगले फाइनेंशियल ईयर में आता है। आया समझ में? तो बैलेंस शीट सबसे पहला चीज, कभी भी फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड, ये सब वर्ड आपको बैलेंस शीट में यूज नहीं करना। जबकि वहां पे देखे थे ना, अंजलि के बुक्स में बना रहे थे तो क्या था, फॉर द ईयर एंडेड था, है ना। लेकिन यहां पे क्या है, बैलेंस शीट ऑफ, मान के चलिए यहां पे अंजलि के लिए अगर हम बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ अंजलि एज एट 31 2017। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हमारे पास आता है 2 चीज आता है। इस साइड हमारा क्या क्या आता है और दूसरा क्या आता है हमारा, लायबिलिटी। देखिए यहाँ पे कैपिटल हो गया और बाकी ये सारे के सारे देखिए तो जरा, लॉन्ग टर्म लोन, लोन क्रेडिटर, पेबल, ओवरड्राफ्ट, सारा का सारा क्या है, लायबिलिटी। और इन दोनों को बना के जब मिलाते हैं हम तो हमारा क्या बन जाता है, ऑल एसेट्स। समझ में आया? अब एक चीज सबसे जरूरी, क्या, कौन सा एक्सपेंस बताइए, एक्सपेंस जब यहां पे आएगा तो वहां पे कैसे आएगा, पीएल में। मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक आदमी हो, घर में एक ऐसा इंसान पैदा हो जिसको हम जाके शमशान में जला भी दे और फिर भी घर पे अवेलेबल हो। उसे भूत कहते हैं भाई, उससे सब लोग डरते हैं, उसको मतलब है कि नहीं है। तो एक्सपेंस, हाँ आपके मन में हो सकता है यह हो, सर आप तो कुछ देर पहले कह रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे लाते हैं बैलेंस शीट में, उस वाले बात कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी अपने रूप में नहीं होता भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, एक कंडीशन बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम किसी ना किसी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो फर्नीचर है, इसको जब हमने खरीदा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा, तो वही कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम तो फर्नीचर है कि नहीं, बस वही दिया है। बाकी इसके अलावा भी लैंड एंड बिल्डिंग होगा, है कि नहीं। तो ये सारा का सारा चीज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अब देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा दिया है। कैपिटल में से सिर्फ प्रॉफिट को क्या कर दिया है आशुतोष, कैपिटल में क्या कर दिया, प्रॉफिट को सिर्फ ऐड कर दिया। कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कहां भेजा जाता है, पीएल में भेजा जाता है, और पीएल में उस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां बदल दिया जाता है,
नेट प्रॉफिट में, और नेट प्रॉफिट यहां पे बैलेंस शीट में आता है। लेकिन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं जो इसमें नहीं दिया हुआ। कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो मैं कैपिटल का एडजस्टमेंट आपको पूरा यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैपिटल जो भी रहे, जो भी हमारे पास कैपिटल रहे, उसमें हमें क्या क्या ऐड करना है। तो यदि कोई नेट प्रॉफिट रहे तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट से मालिक का हक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कैपिटल में। और मालिक के हक का नाम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल पहले से मालिक के पास उतना था, फिर बढ़ गया, तो इसलिए उसको ऐड करते थे। एक और चीज ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, बताया था ना इसके बारे में पहले, कि क्या हुआ कि मालिक ने हमको 10,000 रुपया दिया था, बोला था कि सुनो प्रॉफिट और प्रॉफिट तो होगा, वो तो हम लेवे करेंगे एज ए मालिक, लेकिन क्या है कि 10% हम इंटरेस्ट भी लेंगे। तो जब जब इंटरेस्ट का डेट पूरा होगा, मालिक का हक भी तो बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कहीं पे हो, लेट सपोज आपके कहीं भी हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, यहां पे कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब जो आ गया हो गया। इसमें से लेस क्या क्या करते हैं, तो मान के चलिए यदि मालिक ने कुछ पैसे निकाल लिए, तो भी मालिक का हक कम होगा। हो सकता है उस साल क्या आ गया हमारा, ग्रॉस लॉस नहीं मेरे भाई, नेट लॉस। ग्रॉस लॉस तो किस फैक्ट्री में जाता है, पीएल वाले फैक्ट्री में जाता है, फिर उसको बदल के नेट लॉस में हम बदलते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे आ गया, फिर नेट लॉस को क्या करते हैं हम, उसको लेस करते हैं। और एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग भी अगर गलती से कभी आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग कहने का मतलब मालिक ने जो पैसा निकाला था उसको भी कम करेंगे। जब वो कैपिटल जब जुड़वा रहा है तो भाई जो वो निकाला है उसको तो लेस करेंगे ना, तो वो। और एक और है, अगर पर्सनल, कभी कभी पर्सनल इंश्योरेंस, मालिक अपने नाम का इंश्योरेंस करवाता है, अब पैसा कहां से लेता है, व्यापार से लेता है, तो वो जो हो गया उसको लेस करने के बाद जो आता है वही हमारा होता है कौन सा कैपिटल, नेट कैपिटल होता है। और यही नेट कैपिटल कहां दिखाई दिया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाई देता है। ठीक है, तो कैपिटल के अलावा हमारे पास जितने लायबिलिटीज होंगे, उन सभी लायबिलिटीज को हम क्या लिखेंगे, किस साइड लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट। कभी याद रखना, कभी बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट मत करना, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें क्या होता है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो कभी कोई पूछे तो मत कहिएगा कि डेबिट या क्रेडिट, बैलेंस शीट के उसको किस साइड में भेजेंगे, कैपिटल को लायबिलिटी साइड में, ध्यान रहेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। जैसे यही वाला ट्रायल बैलेंस है, मैंने बोला था ना ट्रायल बैलेंस में पांचों चीज होता है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। तो यहां पे क्या हो गया, देखिए जरा, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, एसेट्स है, तो देखिए तो यहां पे आ गया कैश 1000। बैंक हमारा क्या है, अब देखिए कैपिटल क्या है हमारा, कैपिटल हमेशा इस साइड आता है, तो 12,000। और देखिए इसमें कुछ दिया है क्या, नेट प्रॉफिट वगैरह, देखिए तो गुडविल, अच्छा बात कर लेना, इसमें मुझे प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा यार, तो फिर यहाँ 4500 ऐड कैसे किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेट प्रॉफिट, इसके लिए आपको फिर से प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा और लाया होगा, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड करके हमारा आता है। फिर यहाँ पे देखिए सेल्स वेजेज वगैरह नहीं आएगा। बैंक देखिए तो 5000 है, बैंक को हमने 5000 कर दिया। क्रेडिटर है, लायबिलिटी होता है, यहाँ पे लिख दिया हमने क्रेडिटर को 15,000, लॉन्ग टर्म लोन को हमने लिख दिया। और उसके बाद क्या कर दिया हमारा, कमीशन रिसीव वगैरह छोड़िए, फर्नीचर हो गया हमारा, और उसके बाद डेटर हो गया। दोनों साइड जोड़िएगा, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेल्स इसमें थोड़े आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे आप, गुडविल एसेट्स है कैसे,
देखिए एसेट्स को पहचानने का एक और तरीका होता है, मैंने बोला था वैसे कि एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं। एसेट्स हो गया, कितने तरह के एसेट्स होते हैं, सॉरी पता नहीं, नहीं वो हो गया होगा गलती। देखिएगा एसेट्स है कितने तरह का होता है, दो तरीके का, एक होता है करेंट और एक होता है नॉन करेंट। एक होता है करंट और दूसरा होता है नॉन करंट। नॉन करंट यानी कहने का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है हमारा टेंजिबल और दूसरा होता है टेंजिबल। कहने का मतलब हो गया जिसको हम टच कर सके, जिसको देख सके, लाइक जो भी हमारा फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो भी मशीनरी वगैरह है वो सारा का सारा हमारा टेंजिबल हो गया। और एक होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या हो गया, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चले मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा मकसद तो यही कि मैं आपको पढ़ा के बेस्ट कॉन्सेप्ट देखो, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। अगर मैं आपको बढ़िया से पढ़ा के आपके एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और कल को अगर कोई बच्चे को अगर आप प्रीफर करना चाहेंगे तो बिल्कुल करिएगा। तो क्या हुआ कि सिर्फ आपका एक रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना, तो बच्चे अगर आएंगे और मैं मार्केट में बाकी और भी अगर टीचर्स अगर बीबीए पढ़ा रहे हैं और उनसे बेस्ट रिजल्ट हमारा आया होगा और 10 दिन में अगर मैं ये रिजल्ट आपको दे रहा हूं, तो पक्का है कि बच्चों से अगर मैं 500 रुपए ज्यादा भी मांगूंगा ना, वो दे देंगे, क्योंकि उनको भरोसा होगा इसके पास जाने के पास क्या है ना कि रिजल्ट का तो पक्का है कॉन्सेप्ट के साथ, है कि नहीं। तो मैंने मार्केट रेट से ये 500 रुपए किस चीज का लिया, क्या मैं उनको कोई नोट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने अभी तक कोई नोट्स प्रोवाइड किया आपको, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, फिर भी मैं 500 एक्स्ट्रा ले रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, सेम एग्जाम आप दीजिएगा, सेम सिलेबस खत्म करने वाला हूं, फिर भी 500 में एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं, वो हमारा गुडविल है। मतलब मेरी वैल्यू बाकियों से ज्यादा है, उसी का मैं चार्ज कर रहा हूं। एक तो ये है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिस चीज के लिए होता है वो हमारा एसेट्स हो जाता है, पहली चीज। हाँ, तो एसेट्स है तो बैलेंस शीट में ही जाएगा। अब इसको सर फिक्स्ड एसेट्स में क्यों दिखाते हैं, करंट एसेट्स भी हो सकता है। देखो एक बार वैल्यू बन जाए ना मार्केट में, तो गिरते गिरते कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। मैं एक बार बढ़िया रिजल्ट दे दूं तो अगले 5-10 साल तक सेम पोस्टर को मैं रिपीट करता रहूंगा। सबका रूल है, हमारा भी रूल है, गलत तो नहीं कह रहा। तो यानी कि गुडविल का वैल्यू जल्दी नहीं जाता। दूसरा, एसेट्स का एक और पहचानने का तरीका है, हर एसेट्स का कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होता है। हर एसेट्स का कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होता है। आप लॉस को नहीं बेच सकते, इसलिए वो लॉस एसेट्स तो है लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन गुडविल, मान के चलिए हमारे इस कॉमर्स वाले इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा नाम हो गया, फिजिक्स वाले का क्या हुआ, क्या हर जगह फिजिक्स वाले के जो मेन टीचर है वो पढ़ाने आते हैं क्या? लेकिन फिर भी फिजिक्स वाले के नाम पे बच्चे जा रहे कि नहीं जा रहे, क्योंकि उनको भरोसा है इस वाले इंस्टीट्यूट में हम जाएंगे तो बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा। वही हो गया, मान के चलिए कॉमर्स वाले का बहुत ज्यादा वैल्यू क्रेज बढ़ गया और मैं इसका सेम ब्रांच जाके एक पटना में ओपन कर दूं, तो मैं ना ओपन करूं, कोई और भी ओपन करे, बोले कि सर आप अपना सिर्फ नाम दे दीजिए और एक बार आ जाइए कि हाँ आपका ब्रांच है, तो मैं क्या फ्री में उसको, ठीक है उसमें कोई खर्च मैं नहीं करने वाला, लेकिन क्या मैं फ्री में उसको नाम दे दूंगा अपना? मैं बोलूंगा कुछ तो दे दे भाई, अपना फ्रेंचाइजी का अमाउंट जो भी होगा मैं चार्ज करूंगा। लाइक डोमिनोज पिज्जा वगैरह है, ऐसा थोड़े कि पूरी दुनिया में डोमिनोज का मालिक एक ही है, मैकडी है, क्या सब कोई एक ही है? लेकिन लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करते हैं, और वही जो होता है हमारा क्या कहलाता है, गुडविल होता है। इसीलिए गुडविल हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, और गुडविल एसेट्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के किस साइड में डालते हैं, एसेट साइड में डालते हैं। अब आया समझ में, पक्का? तो लगभग लगभग आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंट, बैलेंस शीट वगैरह खत्म हो गया। अब जैसे इलुस्ट्रेशन 8 है, एक बड़ा इलुस्ट्रेशन है। अब हकीकत बात मैं आपको बताऊं तो कभी भी 16 नंबर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट या सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट या सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए तो पक्का नहीं देगा, तो तीनों देगा। तो ये जो पूरा का पूरा इलुस्ट्रेशन है, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा
कि अगर एक्सपेंस है तो कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट। ठीक है ना, कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, इन सब चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा और तब आगे होगा। तो एक काम करिएगा, ये सेम पीडीएफ में आपको सिर्फ यही तक का पीडीएफ, मैं 30 पेज तक का पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, मैं आज भेज रहा हूं 30 पेज का, ऊपर पढ़ लीजिएगा। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क होगा, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है सबसे लास्ट पेज में होगा, आपको मिलेगा, उसको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके लाइएगा। नहीं समझ में आएगा मैं आपको बता दूंगा, कल के क्लास में मैं आपको, देखिए संडे को मैं अक्सर क्लास लेता हूं, अगर आप लोग तैयार हैं तो आइए, आप में एक सिंगल पर्सन भी तैयार होंगे तो मैं क्लास कराने के लिए तैयार हूं, बाकी आप लोग देख लीजिए। हाँ टाइमिंग वही 11 बजे से 11 बजे से। भाई क्या मतलब, ऐसा कौन सा हम लोग तीर मार लेते हैं, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से 11 बजे। कल बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको मैं आपके साथ एक बार क्लियर कर दूंगा।